हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आसिम और आज की वीडियो में हमने रिवाइज करने हैं वो तमाम हेल्पिंग वर्ब्स जो हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए सीखना लाजमी है। हमारे पास हैं 22 हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम तीन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ इन्हें कैसे यूज़ करना है इस पर भी ज़रा अपने कॉन्सेप्ट्स करेंगे क्लियर। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लें। जी दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है इज़, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू के सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें हमें कोई काम होता हुआ दिखता है। राइट, यहाँ पर देखिए, आसिम तेज़ी से भाग रहा है यानी जारी है। हिना इटली जा रही है, यहाँ पर भी देखिए जा रही है मतलब अभी कंटिन्यू है काम। राइट, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज़ के साथ यूज़ करते हैं आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या आमतौर पर इसको वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोला जाता है। राइट, तो इसका जो प्रॉपर नाम है ग्रामर में वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट, सो अब देखिए जी, हमने यूज़ सीखना है इज़ का। शी इज़ और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। शी इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट, शी इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता बना रही है। ओके, आसिम इज़ रनिंग, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद इज़, ठीक है, फिर रनिंग यानी आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि इज़ हम किन सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं। सिंपली आई के अलावा तमाम सिंगुलर यानी तमाम वाहिद जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम इज़ लगाते हैं। ठीक है, ओके। हिना इज़ गोइंग टू इटली, हिना इज़ गोइंग टू इटली। राइट, हिना इटली जा रही है। जी, अब अगर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम इज़ नॉट लगा देंगे जिसको शॉर्ट करके हम इज़ंट कहते हैं। ठीक है, इज़ंट। ऑलराइट, शी इज़ंट मेकिंग ब्रेकफास्ट, आसिम इज़ंट रनिंग फास्ट, हिना इज़ंट गोइंग टू इटली। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम को हम अपने लिए यानी मैं के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैं अगले महीने एक और फ़ोन ख़रीद रहा हूँ। दोस्तों याद रखिए, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं तब जब हम अभी कुछ कर रहे हों। ठीक है, यानी अभी जारी हो, जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। दूसरा, अगर फ्यूचर में हमारा कोई प्लान हो, हमारा एक इरादा प्रोग्राम बन चुका हो कि मैंने इस दिन, इस मंथ, इस ईयर ये करना है, तो फिर हम यही स्ट्रक्चर अपने फ्यूचर प्लान्स को इंग्लिश में कहने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगले महीने, आपने साथ टाइम बताना है। ठीक है, तो वो आपका एक प्लान कंसिडर होगा। ओके, आई एम बाइंग अनदर फ़ोन नेक्स्ट मंथ, आई एम बाइंग अनदर फ़ोन नेक्स्ट मंथ। ओके, अब इसको आप फ्यूचर के लिहाज से विल का यूज़ करके भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि आप एक प्लान बता रहे हैं, तो जब आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये फैसिलिटी है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर प्लान्स को इंग्लिश में कहने के लिए, तो आप सिंपली इसको यूज़ कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, आई विल बाय अनदर फ़ोन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, या आई एम बाइंग अनदर फ़ोन नेक्स्ट मंथ, दोनों ठीक है। राइट, मैं अभी रात का खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग डिनर नाउ, आई एम हैविंग डिनर नाउ। ओके, मैं ये काम एक साल से कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस जॉब फॉर अ ईयर, आई एम डूइंग दिस जॉब फॉर अ ईयर। ओके, अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ओके। अब देखिए कि इसको हमने अगर नेगेटिव बनाना हो तो इसको कोई भी और फॉर्म हमने नहीं देनी, यानी शॉर्ट फॉर्म नहीं देनी। सिंपली एम
not. I am not buying another phone next month. I am not having dinner now. I am not doing this job. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही हम आर को यूज करेंगे तमाम प्लूरल्स के लिए और यू के लिए भी, ठीक है। यू एंड तमाम प्लूरल्स यानी जो जमा सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए हम आर को यूज़ कर लेंगे। वो हुंजा जाने का मंसूबा बना रहे हैं। They are planning to go to Hunza. They are planning to go to Hunza. आप सच बोल रहे हैं। You are speaking the truth. You are speaking the truth. आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। You are making us fool. You are making us fool. अच्छा, अब आपने इसको अगर कॉन्ट्रैक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? They are, ठीक है, they are. Okay, you are. Alright, अब देखिए जी कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? They aren't, are not, ठीक है, are not को हमने कॉन्ट्रैक्शन बना लेना है aren't, ठीक है। ओके, they aren't, you aren't, you aren't. दोस्तों फ्यूचर टेंस में बी को हम यूज करते हैं किसी काम के होने को जाहिर करने के लिए, ठीक है, और ये विल के साथ आएगा, राइट। अब देखिए सेंटेंसेस से मजीद इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्या आप जा रहे होंगे? क्वेश्चन बन रहा है, विल यू बी गोइंग? Will you be going? Yes, I will be going there. इसका अब आंसर देखिए। Yes, I will be going there. तो will be बेसिकली will be इकट्ठा है। अब इसके जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके साथ be अलहदा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, will you be going? Yes, I will be going. वो खुश हो जाएगा। He will be pleased. He will be pleased. आपको इस फेल की यानी इस काम की सजा दी जाएगी। You will be punished for this act. You will be punished for this act. तो एक बात को समझ लीजिए कि बी सिर्फ और सिर्फ ing वाली जो फॉर्म्स हैं उनके साथ नहीं आता, जो ed वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ भी आता है, ठीक है। Will be punished, will be going, will be working. ओके, अच्छा, अगर अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो he will not be, ठीक है। जिसको will not को हम अगर शॉर्ट करें तो हम कह सकते हैं won't, ठीक है, won't. He won't be pleased. You won't be punished. You won't be punished for this act. यहां पर एक और पॉइंट आपको बता दूं कि would not and won't ये अलहदा है, ठीक है। would not मतलब यहां पर would यूज हुआ है और won't में will होता है, ठीक है। will not को हम शॉर्ट करके won't कहते हैं। जी दोस्तों, बिन को हम यूज करेंगे जो परफेक्ट टेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं में। परफेक्ट टेंसेस अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के हैं। और फिर यहाँ पर एक और बात भी देखिए, परफेक्ट सिंपल नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेंटेंसेस से मज़ीद समझ लेते हैं। मैं 1 घंटे से घूम रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आई हैव बीन वंडरिंग फॉर एन आवर, आई हैव बीन वंडरिंग फॉर एन आवर जी। हैव बीन, ओके, जंग कुछ अरसा शदीद रही, तो ये सेंटेंस आ गया पास्ट परफेक्ट का। द बैटल हैड बीन इंटेंस फॉर सम टाइम, द बैटल हैड बीन इंटेंस फॉर सम टाइम। वो काफ़ी अरसे से दूर हैं। दे हैव बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर इसको बनाना हो नेगेटिव तो सिंपली कहेंगे आई हैव नॉट बीन,
The battle had not been. They have not been. Okay. Contraction बनाकर I haven't been. The battle hadn't been. They haven't been. दोस्तों पास्ट में कोई कैसा था, क्या था और क्या कर रहा था, इस तरह की बातों को हम इंग्लिश में कहने के लिए was का यूज़ करते हैं. उसे इनाम दिया गया यानी पास्ट में दिया गया. She was given a reward. उसकी आवाज़ सुरीली थी. His voice was melodious. His voice was melodious. धूप की शदीद गर्मी में उसका चेहरा जल रहा था. His face was burning in the scorching heat of the sun. इसी तरह से he was studying. वो पढ़ रहा था. He was going to the market. वो बाजार जा रहा था. I was a very hard working student. मैं एक बहुत मेहनती स्टूडेंट था. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं पास्ट को लेकर जिसमें हम कहते हैं कि मैं था, वो था, यानी उसके होने की बात करते हैं कि वो पास्ट में क्या था, और इसके अलावा पास्ट में कौन क्या कर रहा था किसी ख़ास वक्त में, तो उसको हम was को यूज़ करके इंग्लिश में कहते हैं. अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो she wasn't, she was not, his voice was not melodious, his face was not burning. दोस्तों was को हम यूज़ करेंगे you के अलावा तमाम सिंगुलर्स के साथ, ठीक है, जबकि were को हम यूज़ करेंगे तमाम प्लूरल्स के साथ और you के साथ, ठीक है. ओके, जब ये वाक़या पेश आया तो हम बाज़ार जा रहे थे. We were going to the market when the incident happened. और यहाँ पर हम occurred भी कह सकते हैं, ठीक है. I do not know where they were planning to go. मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाने का मंसूबा बना रहे थे. The kids were sitting in their room. बच्चे अपने कमरे में बैठे हुए थे. नेगेटिव बनाने के लिए were not कह देंगे और कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए हम कहेंगे weren't, ठीक है. weren't. ओके. We weren't. They weren't. The kids weren't. प्रेजेंट टेंस में हम हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर कुछ इस तरह की बातें करते हैं. कर लिया है, किया है, कर चुका हूँ, कर चुके हैं. मज़ीद कुछ सेंटेंसेस से समझ लेते हैं. किसने कोलंबो का सफ़र किया है? Who has traveled to Colombo? उनके दादा की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, यानी वो 70 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहे हैं. His grandfather has lived more than 70 years. उसने अपना इनाम हासिल कर लिया है. He has received his prize. इसी तरह से I have taken breakfast. मैंने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता खा लिया है. She has uploaded the video. He has taken the breakfast. उसने नाश्ता कर लिया है, उसने वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है. तो जब हम हाल में कोई भी काम मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. अच्छा, अब दोस्तों इसको अगर हम देखें कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ ये हैज़ लगना है, तो सिंपली तमाम जो सिंगुलर्स हैं, तमाम सिंगुलर्स कौन से वाले? थर्ड पर्सन वाले, ठीक है. थर्ड पर्सन वाले जो तमाम सिंगुलर्स हैं जिसमें ही, शी, इट, कोई भी नाम, कोई भी प्रोफेशन आ जाता है, उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं, ठीक है जी. अब है हमारे पास हैव. इसको हम तमाम प्लूरल्स के साथ और आई के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है. आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम. मैंने उसे एक ख़त लिखा है. मुझे पार्टी का इंतज़ाम करना चाहिए था. आई शुड हैव अरेंज्ड द पार्टी. आपने बहुत अच्छा किया है. यू हैव डन वेरी वेल. यू हैव डन वेरी वेल. ओके. हैड. हैड को हम पास्ट में कोई काम मुकम्मल होने के लिए यूज़ करते हैं. वो कर चुका था, उसने कर लिया था. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो
दरख्त पर चढ़ चुका था। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, यानी पास्ट में एक ख़ास पॉइंट से पहले कोई और काम जब हो चुका हो तो हम उसके लिए हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो अपना काम कर चुका था। ही हैड डन हिज जॉब, उसने पहले ही एक बच्चा गोद ले लिया था। ही हैड अडॉप्टेड अ चाइल्ड ऑलरेडी, वो दरख्त पर चढ़ चुका था। ही हैड क्लाइम्ड द ट्री। डू को हम यूज़ करते हैं किसी भी एक बात पर जोर देने के लिए या सवाल करने के लिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आई डू अग्री विथ यू, आई डू अग्री विथ यू। मैं तो आपसे मुत्तफिक हूँ, यानी जब आप इस तरह से बात करते हैं, ठीक है, या मैं आपसे पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, आई डू अग्री विथ यू। ठीक है, अच्छा, क्या आपको मदद चाहिए? डू यू नीड हेल्प? डू यू नीड हेल्प? क्या आप इस बारे में जानते हैं? डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? इसी तरह से डज को हम यूज़ करेंगे किसी भी बात पर जोर देने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए। व्हाट डज शी नीड? व्हाट डज शी नीड? उसे क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है? तमाम तकरीबात का इंतज़ाम वो करता है। ही डज मैनेज ऑल द इवेंट्स। ही डज मैनेज ऑल द इवेंट्स, इस तरह से हम इसको कहते हैं। ठीक है, ही डज मैनेज ऑल द इवेंट्स। वो उसे कैसे इस्तेमाल करता है? हाउ डज ही यूज़ इट? हाउ डज ही यूज़ इट? जी दोस्तों, बिल्कुल डू और डज की तरह ही हम डिड का यूज़ करते हैं, लेकिन ये होगा पास्ट में। और पास्ट में अगर हमने किसी चीज़ पर ज़ोर देना हो, ताकीद करनी हो, तो हम डिड का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें। और मज़ीद ये क्वेश्चंस में भी यूज़ किया जाता है। कैसे? ये खाना किसने बनाया? हु डिड मेक दिस फूड? हु डिड मेक दिस फूड? ये खाना किसने बनाया? या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, किसने बनाया ये खाना? ठीक है, उसने आज क्या पकाया? What did she bake today? Bake थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, केक वगैरह बेक होते हैं, ठीक है, और कुक पकाना। ठीक है, घोड़ा आज तेज नहीं भागा। The horse did not run fast today. The horse didn't run fast today. जी दोस्तों, पास्ट की एबिलिटी के लिए किसी को बड़ा ही अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं could का। और यहाँ पर सेंटेंसेस से मज़ीद सीख लेते हैं। काश मैं गाना गा सकता, आई विश आई कुड सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से एक और सेंटेंस जी, आई कुड राइड द बाइक व्हेन आई वाज 10 years old। मैं जब 10 साल का था तो मैं बाइक चला लेता था। काश तुम सुन सकते, आई विश यू कुड हेयर। वो उसे कैसे इल्ज़ाम दे सकता था? हाउ कुड ही ब्लेम हर? कुड आई जॉइन यू? ठीक है, इसी तरह से हम एक बड़ा ही अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुड आई जॉइन यू प्लीज़? कुड आई कम इन प्लीज़? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बड़े ही अच्छे तरीके से, पोलाइटली, फॉर्मल तरीके से आप कुड को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एबिलिटी के लिए, प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैन का। वो कमेटी के तमाम अरकान के नाम ले सकती है। शी कैन नेम ऑल द कमेटी मेंबर्स। मैं अपनी अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। आई कैन टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, इसी तरह से आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सकता हूँ। आप अपनी किस्मत पर यकीन कर सकते हैं। यू कैन बिलीव योर लक। यू कैन बिलीव योर लक। कैन को जब हमने करना हो नेगेटिव में तो कैन नॉट होगा, ठीक है, जिसमें डबल एन और टी, कैन नॉट। इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएं तो ये बनेगा कैंट। कैंट। She can't name all the members. She can't take care of herself. She can't believe herself. ठीक है, तो can't, can't, इसमें टी इतना हल्का प्रोनाउंस होगा कि बाज़ औक़ात सुनने वाले को पता नहीं चलता कि can't बोला है या can। मैं, क्या मैं इस वक्त तक यहाँ रह सकता हूँ? आप इजाज़त ले रहे हैं। May I stay here until then? शायद मैं एक दिन पहले निकलूं। यहाँ पर आप चांस की बात कर रहे हैं। आई मे लीव अ डे बिफोर। तुम्हें यह पसंद आएगा। यहाँ पर भी चांस की बात हो रही है।
यू मे लाइक इट। तो दोस्तों आपने देखा, एक इजाज़त लेने के लिए जैसे मे आई कम इन, दूसरा चांस की बात होगी आई मे लीव अ डे बिफोर, और तीसरा फिर हमने चांस की बात की। तो मे हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात नोटिस कीजिए कि मे के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है जी। माइट, जब थोड़े से कम चांस होते हैं तो हम मे की बजाय माइट का यूज़ करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि माइट में जो चीज़ होनी होती है उसके चांसेस 40-30% होते हैं, राइट, जबकि मे के जो चांसेस हैं वो 80-90% हैं, राइट। अब देखिए जी, शायद मैं अगले पीर को ट्रिप पर जाऊं, तो शायद वाली बात है। आई माइट गो ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट मंडे। शाम को बारिश हो सकती है। यहाँ पर बारिश होने के चांसेस जब आप माइट यूज़ कर देंगे तो आप बता रहे हैं कि 30-40% है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हुआ और आपने ये कह दिया, ओके। इट माइट रेन इन द इवनिंग। इट माइट रेन इन द इवनिंग। शायद मैं रात के खाने में चिकन खाऊं। आई माइट ईट चिकन फॉर डिनर। जी दोस्तों, विल का यूज़ हम करेंगे फ्यूचर में कोई काम करने का अगर हम इरादा रखते हैं उसको इंग्लिश में बताने के लिए। नंबर 2, रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है जी। मैं इस हफ्ते के आखिर में चिप्स पढ़ूंगा, यानी चिप्स नावल। आई विल रीड चिप्स दिस वीकेंड। क्या आप खामोश रहेंगे प्लीज़। विल यू बी क्वाइट प्लीज़। वो तालीम हासिल करने के लिए मानचेस्टर जाएगा। ही विल गो टू मानचेस्टर टू स्टडी। वुड को हम इसी तरह से रिक्वेस्ट करने के लिए, और जब हमारा फ्यूचर में कोई प्लान हो, थोड़ा सा वीक प्लान, तो हम उसको भी वुड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कह सकते हैं। आपने किसी को गेट से साथ मिलाया और आप कॉरिडोर तक उसको साथ ले गए। अब उसको आप ऑफिस में साथ नहीं लेकर जाना चाहते तो सिंपली आप उसे कहिए कि आप यहाँ रुकेंगे प्लीज़। तो आप अंदर जाकर कुछ उसके लिए ले आएंगे, कोई फाइल वगैरह कुछ भी, ठीक है। सो वुड यू माइंड स्टेइंग हियर, यानी अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप यहाँ रुकेंगे प्लीज़। तो जब आपका ये अंदाज़ हो तो आप इस तरह से कहेंगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, और उसके बाद आपने आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म लगानी है। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। मैं अंग्रेज़ी में आपकी मदद करूँगा। आई वुड हेल्प यू विद इंग्लिश। यहाँ पर आप ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आई वुड हेल्प यू विद इंग्लिश। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी मदद करूँ। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू। जी दोस्तों, कोई ऐसा काम जो लाजमी करना चाहिए, जो ऑब्लिगेटरी हो, यानी वो फ़र्ज़ हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। आपको अपने वालदैन के साथ छुट्टियों पर जाना चाहिए। यू मस्ट गो विथ योर पेरेंट्स ऑन वेकेशन। आज उसकी बस छूट गई होगी। यहाँ पर हम बेसिकली एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसकी बस छूट गई होगी, इसलिए वो अभी तक नहीं आ सकी या नहीं आ सका। ही मस्ट हैव मिस्ड द बस टुडे, ठीक है। ही मस्ट हैव मिस्ड द बस टुडे। आपको मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। यू मस्ट हेल्प मी एज यू आर माई गुड फ्रेंड। यू मस्ट हेल्प मी एज यू आर माई गुड फ्रेंड। यू मस्ट सी अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑब्लिगेटरी हो, आपको लगता हो कि ये लाजमी हो गया है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ought to, शुड की एक और समझ लें फॉर्म है, थोड़ी सी पुरानी, जो कि अब ज़रा लिखने की इंग्लिश में ज़्यादा आती है। तो शुड की जगह पर ought to का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए कि ought to नॉर्मली ऐसी बातों के लिए यूज़ होता है जो मॉरल ड्यूटीज़ हों, जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हों, ठीक है। यू ought to know about his plan। आपको उसके मंसूबे के बारे में जानना चाहिए। इस जगह पर हम शुड भी लगा सकते हैं ought to की जगह, ठीक है। ought to, उसे इस वक्त पढ़ रहे होना चाहिए, ठीक है। यानी वो स्टूडेंट है, उसे इस वक्त पढ़ रहे होना चाहिए, जबकि वो तो खेल रहा था बाहर। He ought to be studying at this time, ठीक है। स्वीपर को कचरा उठाना चाहिए। Sweeper ought to take out the garbage। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की बात करें तो हम कहते हैं You ought not to,
ought not to. ought to not नहीं कहेंगे, ठीक है? ought not to. You ought not to know about his plan. He ought not to be studying. He ought not to be studying at this time. Sweeper ought not to take out the garbage. Right? गलत सेंटेंस बन गया, ठीक है? यानी उसका माने ही गलत होगा. ओके जी, तो ये थे हमारे तमाम हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं. इनको हमने रिवाइज़ किया है अच्छी तरह से, इनके सेंटेंसेस बनाए हैं. दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ. Until next time.